my dear NEET aspirants, welcome to Magnet Brains IIT JEE and NEET channel, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। मैं हूं आयुषी, आपकी नीट केमिस्ट्री एजुकेटर, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम कवर करेंगे आज लिविस स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल चार्ज। अच्छा, लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो गया था लिविस स्ट्रक्चर का, आज थोड़ा सा और डिटेल्ड फॉर्मेट में देखेंगे और एक और तरीका मैं आपको बताऊंगी कि लिविस स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फ्री एजुकेशन के साथ साथ बेटा अब बुक्स एंड ई बुक्स भी अवेलेबल है फॉर किंडरगार्टन से लेकर के 12th स्टैंडर्ड क्लास। ओके, तो अगर आपको किसी को भी बुक की रिक्वायरमेंट है या बुक चाहिए, ई बुक चाहिए, तो आप सिंपली क्या करेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक है, लिंक आपको डायरेक्ट करेगी फॉर्म की तरफ। ओके, तो फॉर्म आप सिंपली फिल कर देना अगर आपको बुक की रिक्वायरमेंट है या ई बुक की एक्सेस चाहिए, जो भी, तो हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपना फॉर्म फिल कर देना है। क्लियर है इतनी बात? चलो, ऑन दैट नोट अब स्टार्ट करेंगे लेक्चर के साथ, और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले मैं आपके साथ थोड़ा सा नीट मॉड्यूल डिस्कस कर लेती हूँ अगर आप नए हो प्लेटफॉर्म पर। तो जो सबसे पहली चीज आपको मिलती है वो है टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस। ठीक है, क्या मिलता है भाई? टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस। जो भी हमने लास्ट चैप्टर किया था उसका एक एक टॉपिक का आपको चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियो मिल गया था। चैप्टर वाइज क्या, टॉपिक वाइज, है ना? ठीक है, सिमिलरली केमिकल बॉन्डिंग भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसके भी आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिलते जाएंगे। सेकेंड चीज है इनके क्वेश्चंस, क्योंकि अब जो हम एग्जाम दे रहे हैं भाई, इट इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस। क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, जितने लगाओ उतने कम। तो हम डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के फॉर्मेट में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस देते हैं, ये आपको बेटा इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ मिलेगा। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम के सोल्यूशन वीडियोस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये सब आपको मिल जाएगा magnetbrains.com पर बहुत ईजिली। आप magnetbrains.com गूगल पर टाइप करोगे, वहां से अपना वीडियो कोर्स चूज करोगे जो कि है नीट, और फाइनली जो भी आपका सब्जेक्ट है, डिजायर्ड सब्जेक्ट जो भी आपको पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों में से आप अपना सब्जेक्ट आइकन चूज करके पूरा का पूरा फुल वीडियो कोर्स एक्सेस कर सकते हो, विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, अगली बात है चैप्टर वाइज एमसीक्यूज। आपको बहुत सारे एमसीक्यूज भी मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस भी मिलती हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन, वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न चैप्टर वाइज, वन शॉट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सारी चीजें आपको आपके नीट कोर्स मॉड्यूल में मिल जाती है ना? एनटीए की तरफ से अगर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट है तो वो आपको बता दिया जाता है। क्लियर बात है इतनी? चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन के साथ, और आज के हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या होंगे भाई? लिविस डॉट स्ट्रक्चर। क्या क्या पढ़ना है आज? आज हमें पढ़ना है लिविस डॉट स्ट्रक्चर या फिर सिंपली लिविस स्ट्रक्चर एंड फॉर्मल चार्ज। दो बातें स्टडी करनी है। ठीक है, अच्छा मैं आपको बता दूं पहले कि लिविस स्ट्रक्चर का हमने लास्ट लेक्चर में कुछ हाईलाइट देख लिया था, है ना? थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। आज सेकंड तरीका देखेंगे। देखो, लिविस स्ट्रक्चर बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो सही लगता है आप चूज कर सकते हो। ठीक है, चलो आ जाओ। तो मैं थोड़ी सी आपको ब्रीफिंग कर देती हूँ कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा क्या था। आ जाओ। लिविस स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमने कुछ रूल्स देखे थे, है ना? क्या रूल्स थे या कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमें फॉलो करने थे। क्या क्या थे भाई? कि जो सबसे पहली चीज है वो है, सबसे पहला जो क्राइटेरिया था वो क्या था कि हमें ऑक्टेट कंप्लीशन पर ध्यान देना है। ऑक्टेट कंप्लीशन, ठीक है, सबसे पहली चीज थी ऑक्टेट कंप्लीशन। अभी ऑक्टेट कंप्लीशन किस किस के लिए होगी भाई? एक तो होगी सेंट्रल मेटल एटम के लिए, या सेंट्रल एटम मेटल, जरूरी नहीं है कि सेंट्रल एटम जो है वो मेटल ही हो, नॉन मेटल भी हो सकता है। तो आ जाओ, सेंट्रल एटम के लिए ऑक्टेट कंप्लीशन, और दूसरी बात क्या देखी थी हमने? सराउंडिंग एटम के लिए, सराउंडिंग एटम के लिए ऑक्टेट कंप्लीशन। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपसे क्या बोला था? मैंने आपसे कहा था कि ये जो ऑक्टेट कंप्लीशन वाला क्राइटेरिया है, ये सेंट्रल एटम के लिए हम एक बार क्या कर सकते हैं भाई? निग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना? उसमें हो सकता है पॉसिबल कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 8
से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं जब हम सेंट्रल एटम की ऑक्टेट कंप्लीट करने जा रहे हैं तो वो एक बार एक्सेप्ट कर सकते हैं हम, लेकिन सराउंडिंग एटम की ऑक्टेट शुड बी नेसेसरीली कंप्लीट, नेसेसरीली कंप्लीट, ठीक है। तो ये दो बातें आ गई दिमाग में। अगली चीज, सेकेंड चीज देखते हैं। सेकेंड क्या देखा था भाई, हाउ कैन वी चूज द सेंट्रल एटम। ये सेंट्रल एटम जो एक हमें कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें हम चूज कैसे करें यार कि हाँ ये हमारा सेंट्रल एटम है। तो क्या बताया था मैंने आपको, क्राइटेरिया टू चूज सेंट्रल एटम। ओके, सबसे पहली चीज जो लीस्ट नंबर में है, जो लीस्ट नंबर में है, एटम इन लीस्ट नंबर। इस सेंट्रल मेटल एटम, फॉर एग्जांपल हमने PCl5 ले लिया है, इसका हमें लिविस स्ट्रक्चर बनाना है, तो यार Cl तो सेंट्रल एटम नहीं हो सकता ना, फॉस्फोरस रहेगा। सेकेंड चीज, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेंट्रल एटम हमारा सराउंडिंग एटम से लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव होना चाहिए। ओके, थर्ड बात क्या थी, एक तो गया एटम इन लीस्ट नंबर, सेकंड लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तीसरी बात क्या थी कि एटॉमिक नंबर ज्यादा हो सकता है ना, एटॉमिक नंबर ज्यादा हो सकता है, हाई एटॉमिक नंबर। फिर इसके बाद कुछ और क्राइटेरिया थे, जैसे कि टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, इस तरह की बातें, है ना। आपका मेनली यहां तक, इतने में आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में ही आप पता लगा लोगे कि सेंट्रल एटम कौन सा है। फर्स्ट स्टेप में अब अगर कंफ्यूजन हो रही है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव चूज करेंगे। इन जनरल इन दो कंडीशंस में हम ढूंढ पाते हैं कि सेंट्रल एटम है कौन सा हमारा, ठीक है। इतनी बात हो गई, तो हो गया ऑक्टेट कंप्लीशन। फिर सेंट्रल एटम चूज कैसे करें, क्लियर है इतनी बात। चलो, अब लिविस स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने का बहुत, या बनाने का, देखने का बहुत वाइड, आप कह सकते हो बहुत वाइड रेंज के तरीके हैं जिसमें हम ये चीज कर सकते हैं सॉल्व। लेकिन सिंपलेस्ट तरीका मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, आज एक और तरीका है वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात कि लिविस स्ट्रक्चर में हम जब कोई भी एटम लेते हैं, लिविस स्ट्रक्चर में हम जब भी कोई एटम लेते हैं तो उसका रिप्रेजेंटेशन करते कैसे हैं, केवल और केवल हम इलेक्ट्रॉन के डॉट्स या इलेक्ट्रॉन या डॉट्स के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, वो क्या इनर्शियल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नहीं, वो होते हैं हमारे आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है इतनी बात, कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज योर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर बात है इतनी। चलो आ जाओ, लिविस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। आ जाओ, the Lewis dot structures provide a picture of bonding in simple molecules and polyatomic ions. Simple molecules जैसे कि आपका हो गया H2, HCl, ये simple molecules हो गए, ठीक है। फिर आता है, ये तो simple molecules हो गए। फिर आता है आपका polyatomic ions। polyatomic ions कैसे, जिसमें बहुत सारे ions होते हैं, एक से ज्यादा, जैसे कि CO3 2-, है ना, दो एटम्स नहीं है, सिर्फ 4 एटम्स हैं इन टोटल, लेकिन ये आयनिक फॉर्म है। तो CO3 2- हो गया, आपका SO4 2- हो गया, ठीक है। सिमिलरली बहुत सारे ऐसे आयंस होते हैं जिसमें हम लिविस स्ट्रक्चर के थ्रू क्या समझ सकते हैं, पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग, किस तरह से बॉन्डिंग हुई है। ओके, चलो आ जाओ। अगला है इन टर्म्स ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड ऑक्टेट रूल। ये बताया कैसे जा सकता है, लास्ट लेक्चर में क्या देखा था भाई कि कोवैलेंट बॉन्डिंग के थ्रू हम क्या कर दे रहे थे, या कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग भी इन्वॉल्व थी। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग के थ्रू हम क्या देख ले रहे थे भाई कि किस तरह की बॉन्डिंग इन्वॉल्व है ना। अब वो बॉन्डिंग या तो हो सकती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स से, और जब हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की तरफ इतना ही ध्यान दे रहे हैं तो उसमें हमें करना क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। हाइड्रोजन के केस में ड्यूप्लेट कंप्लीट करनी होती है, और बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के केस में ऑक्टेट कंप्लीट करनी होती है, ठीक है। आ जाओ, दिस स्ट्रक्चर may not explain the bonding and behavior of a molecule completely, but it does help in understanding the formation and properties of a molecule to large extent. अब डिस्कस करेंगे स्टेप्स जो कि हमें फॉलो करनी है फॉर राइटिंग द लिविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहली स्टेप को बहुत ध्यान से पढ़ना। क्या बोला है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अज्यूमिंग, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाय अज्यूमिंग द ऑक्टेट। अज्यूम करना है कि भाई जो एक एटम है उसने अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। हाइड्रोजन के केस में तो ऑक्टेट ऑब्वियसली कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन ड्यूप्लेट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अज्यूम करना है कि ऑक्टेट कंप्लीट कर ली है ऑफ ईच कंबाइनिंग एटम, मतलब जो भी हमारा मॉलिक्यूल है, मान लो HNO3 है ना, इसमें हर एक एटम के केस में हम उसकी ऑक्टेट अज्यूम्ड मानेंगे। हाइड्रोजन के केस में ड्यूप्लेट अज्यूम्ड मानेंगे, ठीक है, ड्यूप्लेट अज्यूम्ड है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन के केस में भाई ऑक्टेट अज्यूम कर ली, और ऑक्सीजन के केस में ऑक्टेट अज्यूम कर ली, लेकिन ऑक्सीजन है कितने, 3, तो इंटू 3। ये हमें दे देगा क्या भाई, ये टी की वैल्यू, क्या दे देगा, टी की वैल्यू। क्लियर है। तो अभी हमें क्या निकालना है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, क्या अज्यूम करके कि हर एक इंडिविजुअल एटम की ऑक्टेट कंप्लीट है, अटेन्ड है ऑक्टेट, ठीक है। चलो तो यहां पर कितने हो जाएंगे भाई, 8 + 2 8 3 = 24 है ना, 24 + 8 + 2 कितने, 24, 8 9 10 10 + 24 is 34। तो टी की वैल्यू कितनी आई, 34 इलेक्ट्रॉन्स, 34 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 34 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है। यहां पर देख लो एग्जाम्पल दिया है CO3 2 - NH4+, CO3 2 माइनस और NH4+, CO3 2 - NH4+। आ जाओ, यहां पर हमें निकालने हैं क्या, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, अज्यूमिंग कि इनकी ऑक्टेट्स कंप्लीट है। कार्बन की ऑक्टेट भाई 8, ऑक्सीजन की 8, टोटल 16, टी की वैल्यू आई 16। CO3 2 - के केस में अभी कार्बन की ऑक्टेट 8, ऑक्सीजन की ऑक्टेट 8, लेकिन ऑक्सीजन है 3, तो इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 8 3 = 24, 24 + 8, 24 + 8 कितना मिलेगा भाई, 24 + 8 9 10 11 12 32, ठीक है, 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये ठीक है, ये जस्टिफाइड है। अभी ये सब छोड़ दो, ये सब छोड़ दो, इस पर आएंगे, है ना। फिर ये हो गया NH4+, नाइट्रोजन की 8 इलेक्ट्रॉन्स, प्लस हाइड्रोजन के केस में क्या 8 लेना सही है, नहीं, हाइड्रोजन के केस में क्या लेंगे भाई, ड्यूप्लेट लेंगे, तो 4 × 2 ड्यूप्लेट, और है कितने भाई 4, तो 4 2 = 8, 8 8 16। क्लियर है। तो 16 32 16 क्या आया, 16 32 16, ठीक है। ये क्या निकाला है हमने, ये निकाली है टी की वैल्यू, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या निकाले हैं बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स अज्यूमिंग octet of each participating atom, ठीक है, या कंबाइनिंग एटम, जो भी आपको लिखना है। इतनी बातें क्लियर है। चलो आ जाओ, सेकेंड स्टेप है, कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, V से रिप्रेजेंट करेंगे ऑफ ऑल द कंबाइनिंग एटम्स। फिर हम क्या निकालेंगे, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। अब देखो, व्हाइल कैलकुलेटिंग V फॉर पॉलीएटॉमिक एनायन, अनायन एंड कैटायन, 2 क्राइटेरिया है। ये जो हम V कैलकुलेट करेंगे ना, ये जो V कैलकुलेट करेंगे, अगर एनायन और कैटायन दिया हुआ है तो उस केस में फिर क्या हो जाएगा, आ जाओ जरा यहीं से समझते हैं। यहीं पे मैं एक V का भी कॉलम बना लेती हूँ, है ना, V का कॉलम यहीं पर बना लेते हैं, समझ आ जाएगा। ठीक है, ये है V। कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, जल्दी से बताओ, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने भाई। कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, प्लस ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2,6, तो इसके 6, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 10, ठीक है। V10 आया, यहाँ पर कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2,4, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन कितना 2,6, है ना।
सिमिलरली यहाँ कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन 2,4 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2,6 मतलब 6 into 3 जो कि 18 देगा, तो मैं डायरेक्ट 18 लिख रही हूं। उसके बाद में एनायन है, 2 माइनस का चार्ज है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड हुए हैं, तो मैंने कर दिया +2। समझ आई ये स्टेप? एनायन के केस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम ऐड कर देते हैं। एनायंस के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देते हैं। क्या मिलेगा? इक्वल टू 18, 19, 20, 24। कितने मिले भाई? 24। अच्छा, NH4 के केस में नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 2,5 होता है ना कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? 1, है ना? हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता है, A1 into 4, क्योंकि 4 है, हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और अगली चीज क्या भाई? प्लस साइन है। प्लस साइन मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है माइनस हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? माइनस हुआ है, निकला है ना? तो इसको हम करेंगे -1। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 5 + 4 -1, 5 6 7 8 9, 9 - 1 is 8। आओ जरा चेक करें क्या मिला? 10, 24 and 8। ओके, सो हियर वी हैव 10। CO के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन 4 थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन 6 थे। ठीक है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए। CO3 2 माइनस के लिए कितना आया भाई? 24 आया। 24 क्यों आया? कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6, लेकिन 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं तो इनटू 3 किया है तो 18 मिल गया। अब 18 और 4 22 हो जाएगा। अब यूनिट नेगेटिव चार्ज ये जो 2 माइनस है ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? कि इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, तो हमने क्या कर दिया? 24 लिख दिया। इसको इजी, ठीक है ना? 24 लिख दिया, ओवरऑल पूरा 24 लिख दिया। NH4+ के केस में क्या हुआ था? यहां पर नाइट्रोजन 5 था, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन के 1 थे, एटम 4 थे, तो इंटू 4 करके 4 निकाल लिया था। यूनिट पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू 1 है, तो 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या मिलेगा? V8। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ तक? चलो अब बढ़ेंगे तीसरी स्टेप के ऊपर। अब हमें क्या निकालना है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। क्या निकालना है? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो अब हमें T and V पता है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स बाय अज्यूमिंग ऑक्टेट पता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं टोटल दोनों कंबाइनिंग एटम्स को मिलाकर वो पता है। तो अब हम निकाल सकते हैं क्या? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग कितनी की हुई है? कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है? ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे भाई? आपके सामने है फॉर्मूला, S = T - V। जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां से हमने क्या निकाल लिया भाई? यहां से आप T - V यानी कि S की पेयर निकालना चाहते हो तो निकाल लो। इस केस में यहां पर इसके लिए S क्या हो जाएगा भाई? इसके लिए S क्या हो जाएगा? CO के लिए 16 - 10 is 6। यहां पर 32 - 24 कितना हो जाएगा? 4 5 6 7 8 9 10 11 12 8, और आगे केवल 8। ठीक है ना? यहां पर 8 आ गई हमारी शेयर्ड पेयर्स। इस केस में 16 - 8 is 8। ठीक है, 6 8 8 ये हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्या आ गए? ये हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्लियर है इतनी बात? ओके, आगे बढ़ते हैं। सी 6 8 8 यही मिला था, 6 8 and 8। ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए। अब क्या करेंगे आगे? अब निकालना है अनशेयर्ड कितने हैं। क्या निकालना है भाई? अनशेयर्ड कितने हैं। नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। पहले शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, अब अनशेयर्ड निकालेंगे। क्लियर है? अनशेयर्ड कैसे निकालोगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको पहले से पता था, और शेयर्ड आपने अभी अभी निकाला है, तो अनशेयर्ड क्या आ जाएंगे? वैलेंस माइनस द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या होगा भाई? U = V - S होता है। CO के लिए 10 आई थी, किसकी वैल्यू? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, और 6 आए हमारे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने? 4। ठीक है, यहां पर 16 और यहां पर 0, 4 16 and 0। कैलकुलेशन कर लोगे, आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 16 0। क्लियर है इतनी बात?
ठीक है, यहाँ पर सारा का सारा डाटा आपके सामने है। अब क्या करना है, नाउ राइट द स्केलेटन स्ट्रक्चर बाय प्लेसिंग द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन द सेंटर। ये सब कुछ आपने निकाल लिया है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड और अनशेयर्ड, है ना, इतना निकाल लिया। अब आपको क्या करना है कि जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम को चूज करना है। सेंट्रल एटम को चूज करने के लिए इन्होंने बोला है लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को आप सेंटर में प्लेस कर दो, ठीक है। मैंने क्या बताया, लीस्ट नंबर भी होना चाहिए उसका और लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अच्छा, लीस्ट नंबर में एक चीज मैं पॉइंट आउट करूंगी, आपको बहुत कॉमन मिलेगा हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। अब हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन ना, ये हमेशा सराउंडिंग में आते हैं। आप दिमाग में बिठाकर इस बात को चलो कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। फ्लोरीन क्यों नहीं हो सकता सेंट्रल एटम, यार क्योंकि उसकी हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है पीरियोडिक टेबल में, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और हमें कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला लेना है। तो फ्लोरीन के सामने जो भी आपका एटम होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो उससे कम ही होगी ना, तो हम उसको लेंगे। फ्लोरीन तो किसी केस में नहीं आ सकता। फ्लोरीन और हाइड्रोजन हमेशा सराउंडिंग एटम्स ही होते हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन है ये हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास जाता है। किसके पास, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास जाता है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो आ जाओ, नाउ राइट स्केलेटन, ठीक है भाई, हमने सेंट्रल एटम चूज कर लिया कि लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है उसको हमने सेंटर में प्लेस किया और बाकी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उनको टर्मिनल पोजीशंस पर प्लेस कर दिया। फॉर एग्जांपल NF3 है आपके पास कंपाउंड या मॉलिक्यूल, NF3 है। अब फ्लोरीन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन सा है भाई, फ्लोरीन, है ना, और नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस नाइट्रोजन लीस्ट नंबर में भी है, तो नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम हो गया और फ्लोरीन क्या हो गया, सराउंडिंग एटम्स में आ गया, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब while doing so some intelligent guesswork is also used that hydrogen and fluorine atoms are always kept at terminal positions। देखो यही चीज बताई थी कि हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन हमेशा हम टर्मिनल पोजिशंस पर रखते हैं, कभी भी इसको सेंट्रल एटम नहीं मानते, ठीक है। चलो अगला है, फॉर एग्जाम्पल इन NF3 एंड CO32-, nitrogen and carbon are the central atoms whereas fluorine and oxygen occupy terminal positions। CO32- में क्या होगा, कार्बन, ऑक्सीजन, 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 इस तरह से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है प्लस ज्यादा नंबर में भी है, तो सेंट्रल एटम तो हो नहीं सकता कार्बन, और इन पर दो ऑक्सीजन एटम्स पर चार्ज, तो इन दोनों को कंबाइन करके हमारा नेगेटिव क्या आ जाएगा भाई, नेगेटिव नेगेटिव 2- आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से प्लेसिंग होती है। अभी मैंने कुछ बॉन्डिंग वॉन्डिंग नहीं करी, केवल और केवल प्लेसिंग बताई है आपको। अब ये जो प्लेसिंग है ना, ये एकदम बड़ी रैंडम है। एक ऑक्टेट रूल का फेलियर ये था कि इन्होंने कुछ शेप वेप के बारे में बताया नहीं था खास, कि जो भी हमारा मॉलिक्यूल है उसका शेप तो बता दो, क्या शेप है, कुछ नहीं बताया था। ये हमें पता चलता है किसमें, आगे जाकर के जो VSEPR थ्योरी है, VBT थ्योरी है, इनके थ्रू हमें पता चलता है कि क्या शेप है असल में। जो वैलेंस, जैसे इस केस में हमें लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स दो टर्मिनोलॉजीज पता है ना, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी VSEPR आपको शेप्स के बारे में आइडिया देती है, जिसमें बहुत अच्छे से सीखेंगे अपन कि किस तरह से रिपल्शन की वजह से पूरा पूरा शेप चेंज हो जाता है, ठीक है ना। चलो आ जाओ आगे देखेंगे। आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर सिंगल बॉन्ड्स, क्या किया, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको सिंगल सिंगल, सबसे पहला जो आपका स्टेप रहेगा बॉन्डिंग में, मतलब अब इनके बीच में हमें अल्टीमेटली लिविस स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो बनाना ही है, तो सबसे पहले सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दो इनके बीच में। सबसे पहले क्या बना दो, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दो। तो वही चीज यहाँ पर बोली है कि आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर सिंगल बॉन्ड्स, the remaining electron pairs are either utilized for multiple bonding या lone pair। लीस्ट क्राइटेरिया क्या है बेटा, कि पहले तो सिंगल सिंगल बॉन्ड हम असाइन कर देंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुई है या नहीं। अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ऑक्टेट कंप्लीट हुई है तो फिर हम स्टार्ट करते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स बनाना, और उसके बाद अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, लोन पेयर्स बना देते हैं।
क्या, लोन पेयर्स, ठीक है, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को लोन पेयर्स के फॉर्मेट में। आज जो देखते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट बीइंग दैट ईच बॉन्डेड एटम गेट्स एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सिंगल सिंगल, पहले तो हम सिंगल सिंगल बॉन्डिंग ही करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि क्या ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है तो वेल एंड गुड, नहीं कंप्लीट हुई है तो फिर शुरू करेंगे मल्टीपल बॉन्ड्स लगाना, और उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड्स लगाने के बाद में अगर हमारी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई है तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाएगा भाई, लोन पेयर में चले जाएंगे वो, ठीक है ना। अब आपको पता है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, ठीक है ना। आ जाओ, with respect to above discussion, Lewis representation of some molecules ions are given in the table below, यहाँ पर, है ना। अब देखो, इन सभी का हमने Lewis representation लास्ट लेक्चर में किया था, ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने सभी का रिप्रेजेंटेशन किया था। अब जिसमें आपको थोड़ा सा परेशान जो कर सकता है वो है HNO3, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग आती है ना। तो इसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं, बाकी सेम है। CO3 को एक और बार डिस्कस कर लेते हैं, रेस्ट ऑल ऑफ देम आर सेम, ठीक है, बहुत इजी है। बाकी तो चलो NF3 CO3 HNO3 में आपको एक और बार बता देती हूँ कौन कौन से बनाने हैं भाई, NF3 फिर CO3 एंड HNO3। आ जाओ बनाते हैं, ठीक है। NF3 नाइट्रोजन सेंट्रल एटम हो जाएगा। फटाफट से रिवाइज कर रहे हैं, कोई ऐसे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, मुझे पता है आप लोगों को आ चुका है, कर चुका है हमने लास्ट सेशन में। एक बार ब्रशअप कर लेते हैं। नाइट्रोजन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है, नाइट्रोजन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। पहले तो हम क्या बना दे भाई, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड बना दे। पहले क्या बना दे, सिंगल बॉन्ड बना दे, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बना दिया। जरा चेक तो करो कि इलेक्ट्रॉन्स होते कितने हैं फ्लोरीन के पास, 1 2 3 4 5 6, और ये 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ बना रही हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6, 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ बना रही हूँ, 1 2 3 4 5 6, 7वां इलेक्ट्रॉन यहाँ बना रही हूँ। ये मैंने क्या बनाया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चलो, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। कितने होते हैं भाई, 5 होते हैं। तो 1 2 3 4 और 5, ये हो गया, ठीक है ना, हो गया ना। इतनी बात क्लियर है, यहां तक सारी बातें क्लियर है। तो ये जो हो गया हमारा, ये लिविस स्ट्रक्चर हो गया है, लेकिन ये जो है बेटा, ये हमारी लोन पेयर है और ये क्या है, हमारी बॉन्ड पेयर्स है। अब जो हमने वो सीखा था, इससे पहले क्या सीखा था भाई, TNS कैलकुलेट करना, उसका क्या एप्लीकेशन है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखो, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकालने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स अज्यूमिंग कि इनकी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो क्या हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के 8 लेंगे, फ्लोरीन के भी 8 लेंगे, लेकिन फ्लोरीन है कितने बेटा, 3 है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, 8 3 24, 24 प्लस 8 32, 24 प्लस 8 कितना होगा, 32, ठीक है। ये 32 इलेक्ट्रॉन्स टोटल है। फिर इसमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। नाइट्रोजन के होते हैं 5, फ्लोरीन के होते हैं कितने, 2,7, राइट, 2,7, 9 है एटॉमिक नंबर, 7 है कितने बेटा, फ्लोरीन 3, तो 7 3 21, 21 प्लस 5 इज 26, ठीक है। यहां से मैं शेयर्ड पेयर निकाल लूं या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकाल लूं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा 6 7 8 9 10 11 12 6, ठीक है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 6। तो अब यहाँ पर चेक कर लो आप कि वाकई में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, 6 है, 1 2 3 4 5 और 6 आ गए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या निकालना है, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो किसमें केवल और केवल बॉन्डिंग के अलावा, मतलब अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड नहीं है, वो कैसे निकालेंगे, देखो वो ऐसे निकलेंगे। आपके अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे भाई, इट विल बी शेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, V माइनस एस होता है ना, V माइनस एस। तो V कितने हैं यहाँ पर, 26, है ना, V कितना है यहाँ पर 26, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6। तो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, 20, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आए, 20। गिने जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। जस्टिफाइड है ये चीज, क्लियर है। ये है हमारे पूरे स्ट्रक्चर के अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और ये हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सही है, सही चल रहा है अभी तक। चलो आ जाओ, CO3 से स्टार्ट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैं इस डाटा से आपको बनवाऊंगी, है ना, हर तरह से चीजें देखी जाएंगी, हर तरह से देख लो। आ जाओ, टोटल इलेक्ट्रॉन्स बेटा यहाँ पर कितने हैं,
टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने, फटाफट से बता दो। 8 प्लस 8 3 ज़ा 24, है ना। 8 और 24 कितना हुआ, 32। 8 और 24 आपका हुआ 32। फिर आ जाएगा क्या आपका, टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालिए, आप निकालेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने हैं, 4 है। इसमें कितने हैं, 6 है। 6 3 ज़ा 18 लिख दूं, ठीक है। और ये 2 माइनस है तो +2 आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 18 19 20 और 24। शेयर्ड पेयर कितनी है, या शेयर्ड पेयर नहीं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है। 32 माइनस 24 24 25 26 27 28 29 30 31 32 8। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे 8 हैं, है ना। और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं। और आगे देखो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 24 माइनस 8। अनशेयर्ड क्या होगा, 24 माइनस 8 यानी कि 8 9 10 11 12 13 एंड 14 16 इलेक्ट्रॉन्स अनशेयर्ड है। आओ चेक करते हैं। CO3 माइनस का स्ट्रक्चर, कार्बन सेंटर में, ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम्स में, है ना। ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम्स में, हर एक ऑक्सीजन पर एक नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसके पास है कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा, 1 2 3 4, ठीक है, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। सिमिलरली इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6। मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, एक काम करते हैं, 6, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इसके पास भी। अब मुझे एक बात बताओ, इस पर नेगेटिव चार्ज है यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल है। एक इलेक्ट्रॉन क्या है, एडिशनल है, तो वो एडिशनल इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर बना दिया। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई, 1 2 3 और 4। ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 और 5 और 6। आ जाओ जरा बॉन्डिंग करते हैं। पहले तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दिए सभी के बीच में, लो भाई सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दिया पहले सभी के बीच में। उसके बाद अब चेक करते हैं कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने, 8 हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन देखो क्या कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर मैं यहां पर बना देती हूँ, यहां पर बना देती हूँ तो वो सही नहीं जाएगा। अगर यहां पर मैंने, देखो इलेक्ट्रॉन्स तो इस तरह से अरेंज्ड है ना, तो एक डबल बॉन्ड यहां आ जाएगा हमारा। क्लियर है। और फिर ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आपके शेयर्ड हो गए। 16 इलेक्ट्रॉन्स अनशेयर्ड है। चेक करते हैं 16 अनशेयर्ड है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हमारा CO3 माइनस का स्ट्रक्चर बन जाता है। चलो अब HNO3 पर आ जाते हैं। HNO3 पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, HNO3 के केस में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, इसकी ड्यूप्लेट, इसकी ऑक्टेट, इसकी ऑक्टेट इंटू 3 24, ठीक है। तो ये हो गया आपके 34, 24 8 2 10 10 और 24 34, ठीक है। फिर आ जाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने भाई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6, 6 3 ज़ा 24, तो ये हो गया 24 24 25 25 प्लस 5 30। शेयर्ड पेयर हो गई 34 माइनस 30, या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए 34 माइनस 30 दैट इज 4। क्लियर बात है। और अनशेयर्ड, एक सेकेंड रुकेंगे, 6 3 ज़ा बेटा 18 होगा। एक सेकेंड तुम लोग भी नहीं बताते हो, हाँ। 6 3 ज़ा कितना होगा, यहाँ पे 6 3 ज़ा 18 होगा इडियट्स। 18 19 20 21 22 23 और 24 अभी, ठीक है। शेयर्ड 10 आए, है ना। वही मैं सोचूंगी कुछ तो गड़बड़ हो रही है, तुम लोगों ने सही किया होगा। लेकिन चलो आ जाओ, ये क्या हो गया भाई, 10 हो गया। और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। देखो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स निकालने, इन दोनों को माइनस कर दो, अनशेयर्ड निकालने, इन दोनों को माइनस कर दो। कुछ ज्यादा ऐसे झमेला नहीं है ना। 14 24 माइनस 10 इज 14। सही चल रहा है अभी तक, सब आ गया। अब आ जाओ स्ट्रक्चर बनाते हैं। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम होगा, हाइड्रोजन आ जाएगा बाजू में। लेकिन देखो हाइड्रोजन बाजू में ऐसे लिखना सही नहीं होता है ना, ऐसे ऐसे नहीं लिख सकते आप हाइड्रोजन बाजू में, पहले आपको ऑक्सीजन लिखना पड़ेगा। और हाइड्रोजन कहाँ आएगा, हाइड्रोजन कहाँ जाता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ
जो कि हमारा ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। सिंगल बॉन्ड मैंने इनके बीच में पहले से ही बना दिया क्योंकि भाई इनकी ड्यूप्लेट मैंने कंप्लीट करवा दी। हाइड्रोजन ऑक्टेट तो कंप्लीट करने से रहा है ना, तो उसकी मैंने ड्यूप्लेट ही मैंने सिंपली कंप्लीट करवा दी। सही चल रहा है यहाँ तक? चलो, हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट कंप्लीट करवा दी। इन सभी के बीच में मैंने एक एक सिंगल बॉन्ड बना दिया। ओके, इलेक्ट्रॉन्स होते किसके कितने इसके पास? 1 2 3 4 है ना, और 5 6। इसके पास 1 2 3 4 और 5, चलो मान लो 5 यहाँ, ठीक है। इस तरह से 1 2 3 4 5 ऐसे बनाया मैंने। और इस ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 और 6, ये 2 शेयरिंग में चले गए ना। हाइड्रोजन का ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका सारा का सारा काम जस्टिफाइड है, इसका भी सारा का सारा काम जस्टिफाइड है। यहाँ देखो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने? 10 है। हमने कितने बनाए? 1 2 3 4 5 6 7 8, केवल 8। हमें और भी बनाने हैं, 10 बनाने हैं ना, तो चलो यहाँ पर बना दो। यहाँ पर बना दिया हमने, हो गए 10 अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो नाइट्रोजन क्या होता है ना, नाइट्रोजन कभी भी क्या करता है? 5 बॉन्ड्स नहीं बनाता। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। देखो चीजें रिपीट हो रही है ना, दिमाग में बैठा लो, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं है। नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता, 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 लोन पेयर रखेगा। तो ये 4 बॉन्ड तो इसके बन गए। अब भाई ये जो ऑक्सीजन है यार, ये गरीब रह जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन आपका गरीब रह जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 है ना। 1 सेकेंड रुकेंगे। ओके, ये इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 1 2 1 2 1 2 3 4, हमारे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं कितने? 10 हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस ऑक्सीजन की ऑक्टेट कंप्लीट है, इस ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट है। यहां पर क्या होगा? यहां पर आपने क्या किया है कि ये जो पेयर है, नाइट्रोजन कितने बनाएगा बेटा? 4 बॉन्ड्स बनाएगा। लेकिन अगर वो एक और डबल बॉन्ड बना लेता है ना, एक और डबल बॉन्ड, तो इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो वो क्या करता है? इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां दे देता है, इसको डोनेट कर देता है। अब डोनेट करने की वजह से क्या होता है भाई, कि कुछ इस तरह से हमारे पास स्ट्रक्चर बचता है, इस तरह से, ठीक है। यहां पर इस पे आ जाएगा, क्योंकि इसने दे दिया इलेक्ट्रॉन्स तो पॉजिटिव चार्ज, इसने एक्सेप्ट कर लिए तो नेगेटिव चार्ज। क्लियर है इतनी बात? यहां तक सब सही चल रहा है? अच्छा, चेक कर लो एक बार, क्या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 14 है? 14 बोला है, चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बिल्कुल 14, ठीक है ना। अच्छा, आगे, और यहां पर इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। देखो जब हमने ऑलरेडी ट्रांसफर बता दिया है, तो इस तरह से आप लगा सकते हो चार्ज, एरो की जरूरत नहीं है। ये एरो सिर्फ शो करता है कि यहाँ से शेयरिंग हुई है, नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स पे शेयर किए, लेकिन शेयर करने वाला केवल और केवल नाइट्रोजन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग हम देखते हैं। क्लियर है? इस तरह से करते हैं। आ जाओ, अब बनाना है लिविस स्ट्रक्चर ऑफ CO मॉलिक्यूल। क्या बनाना है? लिविस स्ट्रक्चर ऑफ CO मॉलिक्यूल, ठीक है। चेक करते हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन, लिविस स्ट्रक्चर बनाना है। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 2 3 4, है ना। और इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आ जाओ जरा देखते हैं, चेक करते हैं। पहले तो सिंगल बॉन्ड बना लें दोनों के बीच में। क्या इसकी ऑक्टेट फुलफिल्ड है? 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल नहीं, है ना। 7, अभी 7 ही इलेक्ट्रॉन्स हुए, अब हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इन टोटल? ऑक्सीजन के 8। कार्बन के कितने हुए हैं? कार्बन के 1 2 3 4 5 6, केवल और केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं कार्बन के। केवल और केवल क्या हुए हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए हैं कार्बन के। तो अब इस केस में ऑक्सीजन क्या करता है बेटा?
ऑक्सीजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लेता है कंप्लीटली। देखो यार कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है ना कि जो शेयर करने वाला एटम होता है वो केवल और केवल एक ही होता है, शेयर करने वाला एटम केवल और केवल एक ही होता है, ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी भी है, लेकिन इसने कार्बन के साथ अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लिए। तो इस तरह के एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह के एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां आ गई है। अब कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा भाई, बनाओ जरा, क्या हो जाएगा, ये बन गए 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड मैंने बना दिए। ये इलेक्ट्रॉन पेयर तो इधर चली गई थी, इस ऑक्सीजन के पास कितना बचा, केवल एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इधर आ गई। इसके पास पहले थे कितने, 1 और 2, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो गई ना, तो वो ये बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाला बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा, ठीक है, ये वाली जो ऑक्सीजन की तरफ से है। तो या तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, ये एक रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, या फिर आप क्या करो, इनके बीच में बनाओ ट्रिपल बॉन्ड और ये इनकी रिस्पेक्टिव पेयर्स हैं, इस पे लगा दो नेगेटिव चार्ज, इस पे लगा दो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है। अभी क्लियर है सबको? चलो एक बात ध्यान देंगे भाई, आ जाओ टी वाले, टी एस, टीवी, एस और यू वाले क्राइटेरिया पे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने थे भाई, कार्बन में 8 और ऑक्सीजन में 8, ऑक्टेट अज्यूम करके टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स। बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें 4 और ऑक्सीजन में कितने 6, तो ये 10। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे 6, 10 - 6 इज 6 एंड अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 10 - 6 इज 4, ठीक है। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4, आ जाओ चेक करते हैं, क्या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, बिल्कुल 1 2 3 4, बिल्कुल बेटा 4 है। और क्या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 6 हैं, बिल्कुल 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, या एक काम करो यहीं पर देख लो, ये तो प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है, 1 2 3 4 5 6 है ना, ये शेयर हो गए इसके साथ। क्लियर है, इतना सही बन गया। चलो तो इस तरह से बनता है हमारा CO मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, लिविस स्ट्रक्चर। अब लिविस स्ट्रक्चर बोला है तो ये आपका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है ना। चलो, या ऐसे भी बोल सकते हो, लेकिन फिर इसमें हमें एरो दिखाना पड़ेगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ने शेयर करी है कार्बन के साथ में। ओके, अब बनाना है हमें लिविस स्ट्रक्चर SO4 2- आयन का। आ जाओ जरा बनाते हैं। सल्फर सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इधर और ऑक्सीजन इधर, और 2- है, मतलब एक एक ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। चलो पहले तो क्या करें, सिंगल बॉन्ड बना दे सभी के बीच में। पहले तो ये हमारा मतलब रिचुअल है कि हम पहले सिंगल बॉन्ड बना दें। आ जाओ, बाकी इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें, 1 2 3 4 है ना, 5 और 6, इसमें 1, इसमें कितने होंगे बेटा, इसमें कितने होंगे, 1 2 3 4 है ना, 5 और 6, ये छठवां इलेक्ट्रॉन, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो ये रहा 7वां इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये जो छठवां इलेक्ट्रॉन है ये इधर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, ठीक है ना। चलो सिमिलरली इस पर भी यही होगा, 1 2 3 4 5 6, सिंगल बॉन्ड बनेगा। सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं यार, सल्फर के पास भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक एक यहाँ बना दिया, 2 2 मैंने यहाँ बना दिए, तो सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये हमारे सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस वाले ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। चलो चेक करते हैं क्या इस सल्फर की ऑक्टेट कंप्लीट है सिंगल बॉन्ड से। तो इसके पास इन टोटल है इलेक्ट्रॉन्स 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर 7 8 9 10, ये एक एक्सेप्शनल केस है, पता है आपको, जो हाइपर वैलेंट स्पीशीज हमने पढ़ा था ना एज अ एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल, ये उसका एग्जाम्पल है। हाइपर वैलेंट स्पीशीज मतलब सल्फर क्या करता है भाई, मैक्सिमम कोवैलेंसी सल्फर क्या शो कर सकता है, 6। सल्फर 2,8,6 है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p
6 7 8 9 10 11 12 3p4, ठीक है। सल्फर जो है बेटा मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी शो कर सकता है, 6 की, मैक्सिमम 6 की कोवैलेंसी। 6 की कोवैलेंसी शो करना मतलब कि क्या होता है, 6 बॉन्ड्स बना पाना, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, यहाँ पर एम्प्टी d ऑर्बिटल्स अवेलेबल है, ठीक है ना। चलो आ जाओ, अब यहाँ इस केस में क्या करते हैं, यहाँ पर इस केस में करते क्या है कि ये एक बॉन्ड बना दिया, 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 क्लियर है। 1 2 3 4 5 6, 6 बॉन्ड बन गए। अब देखो क्या जस्टिफाइड है, ये वाला ऑक्सीजन तो ऑक्टेट कंप्लीट, ये वाले की भी कंप्लीट, इस ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट, इस ऑक्सीजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट। सल्फर की ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये हम एज अ एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि भाई सराउंडिंग एटम्स की ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए, सेंट्रल एटम की हो चाहे ना हो चलेगा, लेकिन 8 से ज्यादा होने चाहिए मैक्सिमम, या इलेक्ट्रॉन्स जो है 8 से ज्यादा होने चाहिए, 8 से कम नहीं हो सकते, ठीक है ना। क्लियर है, तो ये आपका सल्फर SO4 2- आयन का स्ट्रक्चर है, क्लियर है। अब चेक करना हो इसमें कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स और शेयर्ड कितने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो वो आप चेक कर सकते हो, शेयर्ड पेयर एंड अनशेयर्ड पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, जरा देखें यहाँ पर। सल्फर की 8 मान लो ऑक्टेट कंप्लीट, प्लस ऑक्सीजन 8 4 32, है ना, 8 4 32, तो ये कितना हो जाएगा 40। बैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर के 6, ऑक्सीजन के भी 6 इंटू 4 प्लस 2, तो ये कितना देगा 6 4 24, 24 प्लस 6 इज 30, 30 प्लस 2 इज 32। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएंगे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 32 माइनस 8, 32 माइनस 8 कितना होगा भाई, 8 9 10 11 12 24, ठीक है। अच्छा, क्या शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 8 चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ज्यादा हो रहे हैं, है ना। अगेन वही रीजन, चलो देख लो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 और यहाँ पर 32, 8 यहाँ पर, और ऑक्सीजन के केस में, सल्फर के केस में 8 हो गए, और ऑक्सीजन के केस में 8 4 32, ठीक है, 40 हो गए। इसके 6 6 4 24, 24 और प्लस 2, 24 प्लस 6 इज 28, 24 प्लस 6 इज 30, 30 प्लस 2 इज 32, ठीक है, ये तो सही है। सल्फर इज ये नॉट सल्फर, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 40 माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 8। लेकिन अगेन फिर वही, यहाँ पर ये चीज एप्लीकेबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि सल्फर जो है ये अलग ही दिखा रहा है। ये देखो, एक ये जो फॉर्मेट है ना, ये एक जनरल फॉर्मेट है, ये क्या है आपका जनरल फॉर्मेट है कि 90% चीजों पर अप्लाई हो रहा है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो दिस SO4 2- इज वन ऑफ दोस केसेस, ठीक है ना। यहाँ पर ये चीज थोड़ा सा फेल होगी, क्योंकि आप देख रहे हो कि सल्फर केवल और केवल 4 बॉन्ड बनाने के अलावा कितने बना रहा है भाई, 6 बॉन्ड्स बना रहा है, अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी शो कर रहा है, तो दिस इज द रीजन, ठीक है ना। चलो, तो ये चीज यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी, इसको हटा दो। इसीलिए ये हाइपरवैलेंट स्पीशीज के केस का एग्जाम्पल है। आप उठाकर देखो अपने नोट्स, जब मैंने एक्सेप्शंस पढ़ाए थे, H2SO4 या SO4 2- बोलो या H2SO4 बोलो, बात एक ही है, ये हाइपरवैलेंट स्पीशीज का एक केस होता है, ठीक है ना। चलो ओके, अब ड्रॉ द लिविंग स्ट्रक्चर ऑफ परक्लोरेट आयन, ये आप खुद से करेंगे। आ जाते हैं फॉर्मल चार्ज पर, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। फॉर्मल चार्ज क्या होता है अभी देखते हैं, ठीक है। सी, अब फॉर्मल चार्ज का बहुत ही या मैं कह लूं सिंपलेस्ट डेफिनेशन अगर बोले ना, तो वो होता है चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम। क्या होता है, चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम। जो हमारा मॉलिक्यूल है उसमें अलग अलग एटम्स हैं, तो अगर एक इंडिविजुअल एटम का मुझे चार्ज निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मल चार्ज हो जाएगा, सीधी सीधी बात, ठीक है। चलो अच्छा, इन जनरल हमने क्या देखा होता है, जैसे कोई भी आयन है CO3 2-, तो ये जो चार्ज होता है ना बेटा, ये ओवरऑल स्पीशीज का चार्ज है, ओवरऑल। और अगर इंडिविजुअली इसका चार्ज मैं निकाल लूं, या इंडिविजुअली 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं, हर एक ऑक्सीजन एटम का अगर मैं चार्ज निकालूं, तो वो क्या होगा, फॉर्मल चार्ज होगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आ जाओ जरा देखते हैं। फॉर्मल चार्ज आपका होता है चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम। क्या होता है, चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम।
अच्छा, एक चीज पर ध्यान देंगे कि इसकी अगर मैं प्रॉपरली आपको क्या दिखाऊं भाई, इसकी अगर मैं प्रॉपरली आपको फॉर्मूला बताऊं, कोई एक सिंपल सा फॉर्मूला कि आप एक फॉर्मूला दे दो कि ये हम अप्लाई कर दें और हमारा फॉर्मल चार्ज किसी भी एटम के लिए निकल जाए, तो आप इस तरह से देख सकते हो, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखो अलग अलग बुक्स में ना अलग अलग फॉर्मूला दिए होंगे, सबसे आंसर एक ही आना है, ये सिंपलेस्ट है, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड्स प्लस डॉट्स, क्लियर है इतना। जो हमारा लिविस स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हम इंडिविजुअल एटम पर देखेंगे कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, माइनस बॉन्ड्स प्लस डॉट्स। एग्जाम्पल से समझते हैं, अभी कुछ नहीं ऐसे क्लियर होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, इस फॉर्मूले को फटाफट से देख लो, नोट डाउन कर लो, है ना, फिर एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो, एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ आपका ओजोन, सबसे बेस्ट होता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आए ना फॉर्मल चार्ज को लेकर वो आपके ओजोन मॉलिक्यूल पर ही आए, O3, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किसी भी पर्टिकुलर आपसे एटम का, ये ऑक्सीजन एटम का, कोई भी एक ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज पूछ लेंगे। तो ये बनाए मैंने 3 ऑक्सीजन एटम्स जो कि ओजोन में होते हैं। अच्छा, अब क्या बनाना है इनका भाई, लिविस डॉट स्ट्रक्चर इनका किस तरह से होता है, डबल बॉन्ड एंड ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन्स भाई, 1 2 3 4 और ये 5 6 बॉन्डिंग में है और शेयरिंग 7 8, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट। इसके लिए चेक करो इसके पास कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इसने दे दिए होते हैं, अपने जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो इसने दे दिए होते हैं, ठीक है। तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 2 3 4 5 6, ये भी तो है इसके 6 और ये 7 8 इसने यहाँ पर दे दिए हैं, शेयरिंग में है, लेकिन इसके भी हैं और इसके भी हैं। बस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब इतना होता है, यहाँ पर इस स्ट्रेट बॉन्ड का मतलब है कि शेयरिंग दोनों तरफ से है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है कि शेयरिंग केवल एक तरफ से है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इस पर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये वाली शेयर्ड पेयर इसकी है 7 8, ठीक है ना, क्लियर है इतना। अच्छा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला है बेटा, तो इसी को हम और कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये ऑक्सीजन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहां पर मैं कह लूं नेगेटिव चार्ज है, यहां पर नॉट नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसने क्या किया है भाई, इलेक्ट्रॉन दिया है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने बना दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो दे दिए हैं इधर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। चलो, अच्छा, अब हमें निकालना है फॉर्मल चार्ज। इस ऑक्सीजन एटम को मैंने 1 नंबर दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया। इस ऑक्सीजन एटम पर मुझे क्या निकालना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है। तो फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1, फर्स्ट ऑक्सीजन पर कैसे निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के पास भाई नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 होते हैं। सिमिलरली सेकंड ऑक्सीजन का अगर निकालना है, थर्ड ऑक्सीजन का निकालना है, तो सभी पर यार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो 6 ही है ना, उसके बाद माइनस साइन आ जाएगा आपका, उसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, फिर जो कुछ भी चेंज होगा वो यहाँ ब्रैकेट में अंदर चेंज होगा, है ना। क्या था अंदर, क्या था, डॉट्स प्लस बॉन्ड्स, बॉन्ड्स प्लस डॉट्स था ना। चलो, इस ऑक्सीजन के लिए इसके पास डॉट्स कितने हैं, 1 2 3 4, फर्स्ट ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट करना, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड्स हैं, नॉट बॉन्ड्स, 4 डॉट्स है, प्लस बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2, कितने हैं, 1 2 2, ठीक है। ध्यान से समझेंगे एक एक सिंपल स्टेप। ओके, ये क्या हो गया भाई, 6 माइनस 4 प्लस 2 6, 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, कोई चार्ज नहीं है, मतलब इसका फॉर्मल चार्ज, इस इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम का फॉर्मल चार्ज क्या है, 0 है। आ जाओ सेकेंड वाले ऑक्सीजन एटम पर, इस पर आ जाओ, इस पर चेक करते हैं। इस पे भाई नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स या डॉट्स कितने हैं, 6 तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस ये हमने क्या लिखे, डॉट्स, डॉट्स कितने दिख रहे हैं भाई, इस वाले पर 2 दिख रहे हैं, और बॉन्ड्स कितने दिख रहे हैं, 1 2 3,
कितने दिख रहे हैं? 3। तो ये क्या हो गया भाई? 6 माइनस 3 और 2 5, 6 माइनस 1 इज 5, यानी कि +1, नॉट 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 इज 1, दैट इज +1, और वाकई में +1 का चार्ज है इस पर। आ जाओ थर्ड ऑक्सीजन एटम पर चेक करते हैं। थर्ड ऑक्सीजन एटम पर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 लिए हैं, बॉन्ड्स प्लस डॉट्स लेने हैं। बॉन्ड्स कितने हैं भाई? इसके पास एक ही है, और डॉट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस 7, 6 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू -1। -1 का चार्ज दिख जाता है आपको। इस तरह से ऑक्सीजन फर्स्ट, ऑक्सीजन सेकेंड, ऑक्सीजन थर्ड पर हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? फॉर्मल चार्ज। फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको। क्लियर है? सो एज इजी एज दैट, क्या फॉर्मूला लेना है आपको? क्या फॉर्मूला लेना है? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड्स प्लस डॉट्स। बॉन्ड्स प्लस डॉट्स किसमें? हमारे लिविस स्ट्रक्चर में। किसमें? लिविस स्ट्रक्चर में। क्लियर है? चार्ज ऑन इंडिविजुअल एटम INDIVIDUAL होता है, ठीक है, इंडिविजुअल एटम। चलो क्लियर है इतना? आ जाओ जरा। अब ये एक फॉर्मूला है जो गिवन है आपके काफी सारी बुक्स में गिवन है, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ लिविस स्ट्रक्चर। अच्छा, फॉर्मल चार्ज जब कैलकुलेट करेंगे ना तो लिविस स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। वो क्या होता है? इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन द फ्री एटम। एक एटम की बात होती है, तो उसमें जो भी एटम का फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नेचुरली होते हैं फ्री एटम। सिंगल मतलब फ्री एटम का कहने का मतलब है कि भाई ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम नॉर्मली क्या बताएंगे? कार्बन पर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली क्या बताएंगे? नाइट्रोजन पर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मली क्या बताएंगे? वो चीज यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद माइनस होता है टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ये भी एक फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ द टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, इस वाले फॉर्मूले से आपको सीखना है या वो वाले फॉर्मूले से? मेरे हिसाब से आपको इससे करना चाहिए, क्योंकि दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक। देखो, पैकेजेस में या बुक्स में आपको ये फॉर्मूला बहुत वाइडली मिलेगा, लेकिन देन अगेन आई वुड से या आई वुड सजेस्ट कि आप इस फॉर्मूले से करें, फटाफट से आंसर आ जाता है, ठीक है ना। चलो ओके, आ जाओ। अब देखो, counting is based on the assumption that the atom in the molecule possesses one electron of each shared pair and both the electrons of lone pair. Let us consider the ozone molecule O3. Lewis structure of ozone may be drawn as, इस वाले फॉर्मूले से भी आपको एक्सप्लेन्ड है, देख लो। अगर इनका जो भी हमने ओजोन का स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनाया है और असाइन कर दिया है 1 2 3 नंबर हर एक ऑक्सीजन एटम को, तो ऑक्सीजन हैव बीन नंबर्ड एज 1 2 3, सेंट्रल एटम इज मार्क्ड 1, यहाँ पर सेंट्रल एटम को 1 मार्क कर दिया। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले लिए 6, -2 माइनस हाफ ऑफ 6। अब ये -2 क्या है भाई? -2 है उसकी क्या बेटा? लोन पेयर्स, माइनस लोन पेयर्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी कि लोन पेयर्स, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर नहीं लेनी है, लोन इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर तो एक ही हो गई, पेयर मतलब दो चीजों को कंपोज करके, दो इलेक्ट्रॉन्स को कंपोज करके एक पेयर बनती है। इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं, लोन इलेक्ट्रॉन्स, तो वो यहाँ पर इन्होंने ले लिए हैं 2, ठीक है। सेंट्रल एटम पर जो थे, सेंट्रल एटम पर 2 ही थे ना। इसके बाद क्या ले लिया इन्होंने? हाफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि यार देखो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6, सारे तो इसके नहीं है ना, इसके तो केवल ये है, इसीलिए हाफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, हाफ द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि हैं 6, टोटल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं 6, लेने कितने हैं? केवल और केवल आधे यानी कि 3। तो अब आप खुद से समझो कि हमने क्या किया था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड्स प्लस डॉट्स, है ना, सीधे सीधे बॉन्ड्स प्लस डॉट्स। डॉट्स कितने थे भाई? मान लो 2 थे, और बॉन्ड्स कितने थे? 3 थे, तो आ गया ना। फर्स्ट ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है, इस पर इसकी बात हो रही है, फर्स्ट ऑक्सीजन एटम की बात हो रही है। इसका अगर मैं फॉर्मल चार्ज अपने फॉर्मूले से निकालूं तो वो क्या हो जाएगा? 6, ठीक है, माइनस बॉन्ड्स प्लस डॉट्स। बॉन्ड्स कितने दिख रहे हैं? 1 2 3, प्लस डॉट्स कितने हैं? 1 2, खत्म बात। 6 माइनस 5 आ जाएगा, 1 + 1। क्लियर है? तो आप डिसाइड कर लो आपको कौन से फॉर्मूला ज्यादा इजी लग रहा है, ये मैं आप पर छोड़ रही हूँ, ठीक है ना। मैंने दोनों फॉर्मूले से आपको बता दिया है। अब
चॉइस आपकी, आपको कौन से फॉर्मूले से करना है। क्लियर है? चलिए अच्छा, Here we represent the formal charges as follows, और ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये फॉर्मल चार्जेस का, ये हमने देखा था प्लस और माइनस ही आ रहा था, एक पर 0। ठीक है, अब ये जो है इसमें फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर आप कैलकुलेट करके मुझे बताएंगे। सल्फर पर फॉर्मूला, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। देखो इन दोनों स्ट्रक्चर्स पर क्या कैलकुलेट करके बताना है भाई, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके बताना है सल्फर पर। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। चलिए आ जाए, मैक्सिमम ओजोन का पूछा जाता है केस फॉर्मल चार्ज के लिए, ठीक है। चलो आ जाओ। फॉर्मल चार्ज डू नॉट इंडिकेट रियल चार्ज सेपरेशन विद इन द मॉलिक्यूल्स, indicating the charges on the atoms and the Lewis structure only helps in keeping track of valence electrons in the molecule। देखो फॉर्मल चार्ज का सीधा सीधा हिसाब किताब क्या है कि वो इंडिविजुअल एटम पर जो भी है आपका चार्ज वो बता देता है ना। बाकी a molecule is neutral and its constituent atoms do not carry any charge, as a whole molecule neutral होता है। अच्छा, अगर polyatomic ions है तो उसमें जो चार्ज लिखा होता है ये वाला, ये ओवरऑल एटम का होता है। इट इज द नेट चार्ज पोजेस्ड बाय द आयंस एज होल एंड नॉट बाय अ पर्टिकुलर एटम। क्लियर बात है इतनी। येट फॉर सम पर्पसेस इट इज वेरी यूजफुल टू असाइन फॉर्मल चार्ज टू द इंडिविजुअल एटम कंस्टिट्यूटिंग मॉलिक्यूल्स या फिर पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक है, चलो तो इस सेक्शन में से आपसे कोई थ्योरी व्योरी नहीं पूछी जाएगी, सीधे सीधे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन आएगा। आ जाओ जान लेते हैं एडवांटेजेस क्या है फॉर्मल चार्ज के। एक सबसे बेसिक एडवांटेज ये है कि जिस भी स्पीशीज का फॉर्मल चार्ज 0 होता है ना, मतलब वो लिविस स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है। देखो फॉर्मल चार्ज हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर फ्रॉम अ नंबर ऑफ पॉसिबल लिविस स्ट्रक्चर्स फॉर अ गिवन स्पीशीज। अब एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के बहुत सारे लिविस स्ट्रक्चर्स क्या पॉसिबल हैं, तो उसी में बोल रहे हैं फॉर्मल चार्जेस हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर, क्योंकि लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फ्रॉम अ नंबर ऑफ पॉसिबल लिविस स्ट्रक्चर्स फॉर अ गिवन स्पीशीज। ठीक है, चलो स्ट्रक्चर विच इज स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज, ये चीज मैंने आपको बताई। स्ट्रक्चर विच इज स्मॉलेस्ट फॉर्मल चार्ज ऑन इट्स एटम इज एसोसिएटेड विद द लोएस्ट एनर्जी एंड इज दस मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट सुटेबल लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, formal charge is a factor based on pure covalent view of bonding in which electron pairs are shared equally in the neighboring atoms। अच्छा ठीक है, यहां तक तो सारी आपकी कहानी रही किसकी भाई, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन की या लिविस स्ट्रक्चर्स की। अब लिविस स्ट्रक्चर्स बेस थे सारे के सारे ऑक्टेट रूल पर, क्या एक्सेप्शंस थे ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ लास्ट लेक्चर में भी। आ जाओ फिर से देख लेते हैं। ऑक्टेट रूल इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर्स ऑफ most of the organic compounds and it is applicable to mainly second period elements of periodic table। सभी में universally नहीं apply होता है। This rule is quite useful but is not the universal one to explain many of the structures। कुछ limitations क्या क्या है on the basis of octet rule। The element of group 1, 2 and 3 should not form covalent bonds because they have less than 4 electrons in their valence shell। Therefore, they cannot achieve octet by mutual sharing of electrons। और इन्हीं के कुछ exceptions हैं, ये वही आपको बता दिया है हाइपोवैलेंसी वाला केस। क्या है हाइपोवैलेंट, जैसे LiCl हो गया, BeF2 हो गया, BCl3 हो गया, BeH2 हो गया, या फिर BH3 हो गया, या AlCl3 हो गया। ये सारे क्या है आपके हाइपोवैलेंट स्पीशीज है जिनकी ऑक्टेट फुलफिल नहीं होती है, हाइपोवैलेंट। ओके चलो, इसके अलावा आपके हाइपरवैलेंट स्पीशीज भी आ जाते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं। जैसे कि LiCl है, Li atom has only 2 electrons in BeF2। Li atom has only 2 electrons, क्यों? LiCl भाई बनाया है, इसके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स, इनकी शेयरिंग हो जाएगी। शेयरिंग हो भी जाएगी तो लिथियम का थोड़ी ना ऑक्टेट अटेन हो पाएगा, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हो गया ये तो भाई, इसी को बोलते हैं हाइपोवैलेंट स्पीशीज। सिमिलरली देखा जाता है बेरिलियम BeF2 में भी, BCl3 में भी सेम चीज देखी जाती है। ठीक है, तो वही बोला है कि इन LiCl, Li atom has only 2 electrons, in BeF2 beryllium atom has 4 electrons and in BCl3 the boron atom has only 6 electrons in outer shell। Other such compounds are AlCl3, BF3, BeH2। मैंने आपको सारे नोट डाउन करवा दिए, ये सारे आपके हाइपोवैलेंट स्पीशीज हैं।
अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स। सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स मतलब होता है कि जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्टेट अलग ही जा रही है, मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं। तो देखो, एलिमेंट्स इन एंड बियॉन्ड द थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव अपार्ट फ्रॉम 3s and 3p ऑर्बिटल्स 3d ऑर्बिटल्स आल्सो अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। नाइट्रोजन क्यों नहीं बना पा रहा था 4 से ज्यादा बॉन्ड्स? d ऑर्बिटल्स नहीं थी, ठीक है ना। तो वही बोला है एलिमेंट्स इन एंड बियॉन्ड थर्ड पीरियड। आपके थर्ड पीरियड में कौन सा आ जाता है? सल्फर आ जाता है। सल्फर आ जाता है या नहीं? तो देखो SF6 सल्फर बना लेता है बेटा 6 बॉन्ड्स, ठीक है। अब 6 बॉन्ड्स बना लेगा तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी जाकर, नहीं या नॉट वैलेंसी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी ऑक्टेट से ज्यादा कितने हो जाएंगे भाई? 12 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। SF6 बनाओ जरा, SF6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में। फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, तो ये बन गया सिंगल बॉन्ड। अब सल्फर के गिनना जरा, फ्लोरीन की तो ऑक्टेट कंप्लीट है, सल्फर की गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऑक्टेट से बियॉन्ड जा रहा है। तो ये है हमारे हाइपर वैलेंट के केसेस, जैसे H2SO4 में भी हमने देखा था, है ना। तो रीजन क्या है? क्योंकि इनके पास 3d ऑर्बिटल्स अवेलेबल होती हैं बॉन्डिंग के लिए। इन अ नंबर ऑफ कंपाउंड्स ऑफ दीज एलिमेंट्स देयर आर मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। दिस इज टर्म्ड एज सुपर ऑक्टेट या एक्सपैंडेड ऑक्टेट, ठीक है। इसी को हम सुपर ऑक्टेट या एक्सपैंडेड ऑक्टेट बोलते हैं। वायलेशन ऑफ ऑक्टेट रूल इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ कंपाउंड्स लाइक PCl5, SF6, IF7, 5 6 7 वाले हैं, है ना, where central atom have more than 8 electrons in their valence shell। देखो 10 इलेक्ट्रॉन्स है फॉस्फोरस के अराउंड, 12 है सल्फर के अराउंड। मैं नहीं बना रही हूँ, दिख रहा है क्लियरली, ये हमने SF6 से भी देख लिया है। एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड आयोडीन एटम, ठीक है। चलो, सम मोर एग्जांपल्स आर PF5H2SO4। देखो H2SO4 लिखो या SO4 2- लिखो, बात एक ही है ना, बात एक ही है। तो ये भी ऐसे केसेस हैं हमारे जिसमें हाइपर वैलेंट केस हमें देखने को मिलता है। चलो, सल्फर फॉर्म्स कंपाउंड्स इन विच द ऑक्टेट रूल इज ओबेड। इन सल्फर डाइक्लोराइड द सल्फर एटम हैज एन ऑक्टेट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड इट। अब बोल दिया कि अरे यार सल्फर को इतना बदनाम मत करो, मान लिया कि उसकी एक्सपैंडेड ऑक्टेट है, लेकिन एक ऐसा भी कंपाउंड है कौन सा? SCl2, सल्फर डाइक्लोराइड SCl2, जहां पर सल्फर चुपचाप अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है, ठीक है ना। चलो आगे, अगला क्या है? फॉर्मेशन ऑफ xenon कंपाउंड्स इज आल्सो वन ऑफ द ड्रॉबैक्स या एक्सेप्शन टू द ऑक्टेट रूल। क्योंकि भाई xenon तो है हमारी नोबेल गैस, लेकिन देखो HCF2, HCF4, HCOF2, KrF2 या नोबेल गैसेस के xenon एंड क्रिप्टन के हमें क्या देखने को मिले यार? क्या देखने को मिले? जल्दी से बता दो, क्या देखने को मिले? कंपाउंड्स देखने को मिले या मॉलिक्यूल्स देखने को मिले? अगेन यहाँ पर ऑक्टेट रूल डिफाई हो गया, क्योंकि तुम बोल रहे हो अगर कि ऑक्टेट रूल की वजह से स्टेबिलिटी आ रही है तो यहाँ क्यों ये कंपाउंड्स बना रहे? तो ये एक ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन था। फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल का मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एग्जाम्पल दिया था, NO एंड NO2 माइनस। NO एंड NO2 माइनस, ये NO2 माइनस होगा बेटा, ठीक है। ये क्या है? देखो नेगेटिव चार्ज लगा है ना। अच्छा वेट अ मिनट, नहीं NO ही होगा, NO2 ही होगा, नो प्रॉब्लम। NO2 और NO के केस में हमें ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल या ऑड इलेक्ट्रॉन देखने को मिला था। देखो इस केस में ये है, यहां पर आपका ये है ऑड इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। चलो, तो ऑड इलेक्ट्रॉन भी एक ऑड इलेक्ट्रॉन, देखो हाइपोवैलेंट, हाइपरवैलेंट एंड ऑड इलेक्ट्रॉन। फिर xenon के कंपाउंड्स, इनएबिलिटी टू प्रेडिक्ट एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड फॉर्मेशन की कोई बात नहीं करी थी आपके ऑक्टेट रूल ने। डज नॉट एक्सप्लेन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, और कोई शेप की बात नहीं होती है। तो ये सारे लिमिटेशंस थे ऑक्टेट रूल के या फेलियर्स थे ऑक्टेट रूल के, जिसकी वजह से भाई क्या करना पड़ा? डिफाई करना पड़ा। चलो आ जाओ, क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं हो रहा है, आओ जरा चेक करते हैं एक एक करके। ये है हमारा CO2, है ना, CO2 आपका कुछ इस तरह से बनेगा। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स,
ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, ये शेयरिंग में आ गए। कार्बन डाइऑक्साइड का इजी है, ठीक है ना, ये आप बना लोगे। PCl3 का चेक करते हैं, PCl Cl Cl। PCl3 के केस में इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है ना। बाकी 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स इनके आसपास हैं। एंड ये फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 15 है ना, 2,8,5। तो 1 2 3 4 5, ये बन गए सिंगल बॉन्ड। तो फॉस्फोरस की क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल। क्लोरीन की भी कंप्लीट है। तो ये दोनों तो शो कर रहे हैं भाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट फॉलो ऑक्टेट रूल पूछा है। तो आ जाओ ICl में चेक करते हैं। ICl, आयोडीन एंड क्लोरीन, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये शेयरिंग हो जाएगी तो यहाँ पर भी एक बॉन्ड बन जाएगा। ICl भी फॉलो कर रहा है। ClF3 के केस में जरा देखते हैं, चेक करते हैं। ClF3, ClF3, ठीक है, ये क्लोरीन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। इसके पास भाई 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। पाँच छः सात, ठीक है ना। चलो पहले तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बना दो। अब सिंगल बॉन्ड बना दिए यार, तो तुम्हें नहीं लगता कि फ्लोरीन की ऑक्टेट तो अचीव हो गई? फ्लोरीन की ऑक्टेट तो अचीव हो गई। और क्लोरीन के पास क्या हो रहा है? क्लोरीन के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, उसको केवल एक ही चाहिए था। यहाँ पर उसको 2 एडिशनल मिल गए, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 तो इसके पास थे पहले से, 8 9 10। तो ऑक्टेट रूल कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है भाई? ClF3, ठीक है, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। Which of the molecules is not hypovalent but completes its octet? बोला है not hypovalent but completes its octet। तो अब इसका आंसर यार तुम लोग दोगे मुझे कमेंट बॉक्स में ना, ये पढ़ चुके हैं, आ जाओ। In which of the following compounds octet is complete and incomplete for all atoms? तो अब ये ढूंढो, octet और octet complete भी है, octet is complete and incomplete for all atoms। बोला है in which of the following compounds octet is complete and incomplete for all the atoms? Note C for complete octet and IC for incomplete octet। ये जो लिखा है तो Al2Cl6, Al2CH3 whole 6, AlF3 BeCl2 BeH2। चेक करो जरा भाई किस में कंप्लीट है किस में इनकम्प्लीट है। देखो BeH2 में तो कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, तो ये तो हो ही नहीं सकता आपका। BeH2 में ऑक्टेट कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, ठीक है, पहली चीज तो ए ऑप्शन तो आपका डिस्कार्ड हो गया। इन तीनों में से चेक करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे कमेंट्स में, ठीक है। चलो, नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन नाइट्रोजन एटम इन NH4 प्लस आयन इज। NH4 प्लस आयन का स्ट्रक्चर बना लो, NH4 HHH। पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाता है भाई? नाइट्रोजन पर जाता है। सिंगल बॉन्ड बना दो इनके बीच में, क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट ही कंप्लीट होगी, है ना। 1 2 3 4 और पॉजिटिव चार्ज है यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक निकल चुका है तो बचे हैं 4। तो पूछा है नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट इन नाइट्रोजन एटम इज 0, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 आंसर आपका है 0। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम इन कार्बोनेट आयन। चलो आपके लिए होमवर्क है, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके बताएंगे किस तरह से होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स टोटल, सबसे पहले आप बनाओगे लिविज स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या करोगे बेटा? लिविज स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है। सेकेंड चीज आप क्या करने वाले हो? फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन एटम इन कार्बोनेट आयन। फिर वही फॉर्मल चार्ज वाला आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे जो होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन फ्री एटम यानी कि कार्बन। यहां पर कौन सा होगा? आप कार्बन पे कैलकुलेट करना है ना, कार्बन प्लस बॉन्ड एंड
पेयर्स, एक सेकेंड, यहां पर क्या आएगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस बॉन्ड्स कितने हैं और डॉट्स कितने हैं, ठीक है ना। चलो नॉट पेयर्स, डॉट्स कितने हैं, क्लियर है। चलो तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे फटाफट से। दैट इज ऑल, आज के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाकी एज यू नो मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको केजी से लेकर 12th तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है अलॉन्ग विद आवर टॉप नॉच कोर्सेज, जिसमें IIT JEE या नीट से तो आप फेमिलियर होंगे ही साथ ये सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है बेटा कि अब किंडरगार्टन से लेकर 12th तक आपको बुक्स एंड ई बुक्स अवेलेबल हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन हुआ है, आप उस डिस्क्रिप्शन पर जाकर के सिंपली क्या करेंगे, गूगल फॉर्म फिल करेंगे एंड आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू, ठीक है। दैट इज ऑल। चलो बाकी टू स्टे कनेक्टेड वी हैव यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम, जहां आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हो और सारे लेक्चर्स को फॉलो करना है और नई बातें सीखेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए दैट इज ऑल। डू लाइक द सेशन, share it as much as possible, and if you are new to the channel then subscribe to the channel immediately. That is all from my side. Thank you so much guys.